Hello everyone, I am your Hindi teacher and today we will complete chapter which is of class 10th and the chapter name is टॉपी शुक्ला। जैसे कि मैं बता रही थी कि उस दिन खाने की मेज़ पर उनके साथ क्या हुआ जब टॉपी के मुंह से अम्मी शब्द निकला। ठीक है, परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। दुर्गति मतलब बहुत बुरी हालत बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज़ से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर से बहुत मारा, क्योंकि जब उन्हें अम्मी शब्द बोला टोपी ने तो उसकी दादी सुभद्रा कुमारी को बहुत गुस्सा आया। उसने खाने की जो मेज़ थी वो छोड़ दी और उठकर अंदर चली गई। तो उसके बाद सुभद्रा कुमारी राम दुलारी ने अपने बेटे को बहुत मारा। ते फिर जाए भी ओकरा घरे, मतलब तू फिर जाएगा उसके घर। हाँ, अरे तोहरा हाँ मैं लुकारा आगे माटी मिलाऊं, मतलब तुम्हारे आगे, वो कहती है कि तुम आगे जाने की हिम्मत करके देखना। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वे इफ़न के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देख रहे थे। कुटाई मतलब उसकी पिटाई का तमाशा देख रहे थे। हम एक दिन ओको रहीम कबाब जी की दुकान पर कबाब वो खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। अब मुन्नी बाबू ने, उसके बड़े भाई ने, मतलब उसकी माँ को कहा कि कबाबची की दुकान पर जो कबाब बेचते हैं, ठीक है, उसकी दुकान पर इसको हमने कबाब खाते हुए देखा। कबाब, राम राम राम। राम दुलारी घिना के 2 कदम पीछे हट गई, मतलब उसे गुस्सा आ गया। मतलब नफरत करती थी वो कबाबची से और कबाब खाने वालों से, तो वो 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे इकन्नी रिश्वत की दी थी। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ़न के सिवाय किसी और को नहीं बताई थी। तू हमें कबाब खाते देखे रहे हो ना, देखा रहा ओ दिन, मुन्नी बाबू ने। अब असल में जो कबाब खाया था वो किसने खाया था? मुन्नी बाबू ने, क्योंकि इस बात का टोपी को पता था, लेकिन टोपी ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। अब उसकी जो दादी पलट गई, उसने टोपी से कहा कि तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया जिस दिन इसने कबाब खाया था। ईद झूठा है दादी, टोपी ने कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, मतलब उन्हें गुस्सा जो टोपी को था वो अपना गुस्सा निकाल देता अगर वो उससे बड़ा होता। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। दूसरे दिन जब वह स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने सारी बातें किसे बताई? इफ़न को बतला दी, क्योंकि उसके घर में कल क्या हुआ था। दोनों जोग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। सरक मतलब भाग गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। यह बात यह है कि टोपी फल के अलावा किसी और चीज़ को हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि इफ़न के साथ वो खाना नहीं बांटता था, लेकिन वो सिर्फ केले ही खाता था जो इफ़न उसके लिए लाता था। अयास ना हो सकता का कि हम लोग दादी बदलें। ऐसा ना हो सकता कि यहाँ पे ऐसा लिखा ना, उसकी भाषा में होता है कि ऐसा ना हो सके कि हम अपनी दादी बदले। किसने कहा? टोपी ने कहा। तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए। उसने कहा कि तुम्हारी दादी, इफ़न से कहा कि तुम्हारी दादी मेरे घर आ जाए और मेरी दादी तुम्हारे घर चली जाए। हम दादी तो बोलियो तू ही लोगों को बोल थी। वो कहता कि हमारी दादी तो तुम ही लोगों को बोलती है और किसी को कुछ नहीं कहती। यह नहीं हो सकता, इफ़न ने कहा। अब वो यह बात नहीं मानेंगे। मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है। अब इफ़न ने कहा कि मेरे पिताजी वो ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन कि तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है। तू हमें 1-2 दादियों ना दे सकियो। वो कहता है कि तुम्हें 1 तो दादियों ना दे सकियो। टोपी ने कहा। अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी। जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की माँ भी तो है, इफ़न ने कहा। उसने कहा कि जो मेरी दादी वो मेरे पिता की माँ भी तो है। यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी। हाँ, तो फिक्र ना करो, इफ़न ने कहा। मेरी दादी कहते हैं कि बूढ़े लोग जल्दी मर जाते हैं। हमारी दादी ना मरियो। मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई है। अब किसकी दादी मर गई थी? इफ़न की दादी। अब टोपी को क्या था? वो अकेला रह गया था। इफ़न चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुँह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वह इफ़न के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज़ जितने लोग हुआ करते थे उससे ज़्यादा ही लोग होंगे, परंतु एक दादी ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था।
लेकिन उसके लिए वो घर खाली क्यों था? क्योंकि उसकी दादी ही उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और वो उन दोनों की भाषा भी एक जैसी थी। वो समझ सकता था उसकी दादी की भाषा को, क्योंकि उसकी जो अपनी दादी थी वो उससे प्यार बिल्कुल नहीं करती थी। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टॉपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टॉपी के घर वाले ना समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक दूसरे को पूरा कर दिया। दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। 72 मतलब 72 की थी, दूसरा 8 साल का। कौन था 8 साल का? टॉपी। और इफ़न की दादी कितने साल की थी? 72 वर्ष की। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक वह होता। अब टॉपी ने कहा कि अगर तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो यह ज़्यादा अच्छा होता। टॉपी ने इफ़न को पुरसा दिया। पुरसा मतलब सतावना दी, दिलासा दिया। इफ़न ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। टॉपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई। अब सन 45 10 अक्टूबर ये क्यों था? ये विशेष दिन टॉपी के लिए क्यों था? कसम खाई थी कि वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता है जिसमें बदली होती है। कहने का भाव कि इस दिन टॉपी को इफ़न छोड़कर चला गया था। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टॉपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है। वैसे तो ये तारीख कोई मायने नहीं रखती क्योंकि ये आम तारीख थी, लेकिन टॉपी के जीवन में यह ज़्यादा मायने रखती थी क्योंकि उस दिन टॉपी जो का उसका दोस्त था इफ़न, उसके पिता का तबादला हो गया था और इफ़न टॉपी को छोड़कर चला गया था। क्योंकि इसी तारीख को इफ़न के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए थे। इफ़न की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था। यह तबादला मतलब ट्रांसफ़र हुआ था। इसीलिए टॉपी अकेला हो गया क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिराम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त ना बन सका था। अब वहाँ पर जो नया कलेक्टर आया था वो हरिराम ठाकुर था और उसके 3 बच्चे थे। तीनों में से कोई भी टॉपी का दोस्त नहीं था। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे। अब वो उनको घमंड था कि वो कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टॉपी को मुंह नहीं लगाया मतलब टॉपी से ढंग से बातचीत नहीं की। माली और चपरासी टॉपी को पहचानते थे, इसीलिए वे बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू, डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टॉपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट? हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सकता है कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टॉपी ने जवाब दिया। हु इज़ योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। अब वो अंग्रेजी में बोल रहे थे और साथ ही साथ टॉपी जो था वो हिंदी में बोल रहे थे। भृगु नारायण। बीलू ने अंपायर को आवाज़ दी। ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफर अवर चपरासी? कोई दूसरा है हमारा चपरासी? नहीं साहब, अंपायर ने कहा। शहर के मशहूर दागदर है। यह मीनू डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यू मीन डॉक्टर? अब उसने कहा कि तुम्हारा कहने का भाव है कि वो डॉक्टर थे? यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक्स सो क्लमजी, बिल्लू बोला कि वो कितना बद्धा है। एक टॉपी अकड़ गया। तनी जबनियाँ संभाल के बोलो, मतलब अपनी जुबान संभाल के बोलो। एक लपड़ में नाचे लगी हो, मतलब एक थप्पड़ मारूंगा तो तुम नाचने लगो। कहने का भाव कि वो बड़ा गुस्से वाला था। ओ यू, बिल्लू ने हाथ चला दिया। टॉपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया। डब्बू ने अपनी अल्सेशियस को शुष्कार दिया। अल्सेशियस मतलब कुत्ते को उसके पीछे लगाने वाले बात कहते कुत्ते को पुकारना, और उसके पीछे भगा दिया। पेट में सांस हुइयाँ बुकी तो टॉपी के होश ठिकाने आए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख कभी नहीं किया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि आखिर फिर वह क्या करे। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया। सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टॉपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। इसीलिए दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। अब टॉपी इफ़न की दादी के मरने के बाद बिल्कुल अकेला हो गया, क्योंकि एक इफ़न की दादी से उसे प्यार और स्नेह मिलता था जो कि उसके घर वालों से उसे कभी नहीं मिला। एक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का
करने पर वह बहुत पिटा, तो दाज करने पर मतलब बराबरी करने पर। तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे, जाड़ों के मतलब सर्दी के दिन थे।